या क्लास 8th में, कक्षा 8 में सीबीएसई बोर्ड ने हिंदी सब्जेक्ट में मेरे ऊपर एक चैप्टर इंक्लूड किया है जो स्कूल्स में बच्चे पढ़ रहे हैं। तो मुझे जब इस तरह के कॉल्स आए कि अंकल हम लोग आपको स्कूल में पढ़ते हैं, तो पहले मैंने भी सोचा कोई पहले मैंने भी सोचा कोई जोक कर रहा है मेरे साथ, शायद कोई मजाक कर रहा है। फिर मैंने आगरा से फ़ोन आया तो मैंने पागल खाने से होगा। फिर इलाहाबाद से आया, फिर लखनऊ से आया, फिर दिल्ली से मुझे डिपार्टमेंट ने सूचित किया कि ऐसा ऐसा उसमें है सीबीएसई बोर्ड में। फिर मेरे हाथ में जो बुक आई, बुक भी है मेरे पास, तो फिर ये किताब जब आई, तो मैंने देखा, तो मैंने पढ़ा उसको, और तब मुझे पता चला इसलिए शामिल किया है बिकॉज उसमें एक आम आदमी के, साधारण आदमी की, एक कॉमन मैन की संघर्ष की कहानी है कि बगैर बैकिंग के, बगैर गॉडफादर के कोई भी चाहे तो दुनिया में प्रूव कर सकता है। अगर एक बार निशाना साध ले तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। तो अगर कोई अपने काम में लगन के साथ लगा रहे और इधर उधर डगमगाए नहीं, तो मुझे लगता है कि मंजिल मिलती है। तो यही उस स्टोरी में है, मेरी स्टोरी में जो स्कूल में शामिल की गई। मेरे आप कोई भी कॉमेडी आइटम में देखिए, मैंने बहुत सारी प्रॉब्लम्स उठाई हैं समाज की, हंसाते हंसाते। तो जनसंख्या प्रॉब्लम का भी बताया है मैंने, करप्शन के ऊपर बहुत सारे मैंने चोट किया है। इंडिया में जिस ब्राइब ली जाती है या दहेज प्रथा जो है, मेरे कई आइटम में उनके खिलाफ, उनके अगेंस्ट आपको मेरा ह्यूमर नज़र आएगा। तो मुझे लगता है ये बात कुछ पार्टी के नेता भी नोट कर रहे थे कि राजू को इंटरेस्ट है इनसे बुराइयों को दूर करने में। तो जब भी चुनाव आते थे मेरे पास ऐसा ऑफ़र आ जाते थे। जैसे 2009 में कांग्रेस ने भी ऑफ़र किया था, और बाद में बीजेपी ने भी, और समाजवादी पार्टी ने भी टिकट देने के लिए। तो तब मेरे घर वालों ने भी मुझे मना किया। तब मेरे पापा थे, तो पापा ने कहा कि नहीं, अभी जो कर रहे हो वही करो, अभी तुम सबके हो, और बाद में तुम पॉलिटिक्स ज्वाइन करोगे तो किसी एक पार्टी के हो जाओगे, और फिर तुम्हारे विरोधी भी पैदा हो जाएंगे जो तुम्हारे विपक्ष में हैं। वो जाहिर है वो तुम्हारी कॉमेडी पर उनको हंसी नहीं आएगी। अब ये भी कहा कि अभी बहुत जल्दी हो रहा है, अभी तुम्हारे पास वक्त है और तुम यही करो, अगले टर्म में सोचना। तो उस वक्त मैंने छोड़ दिया था पॉलिटिक्स में जाना। अब अगला टर्म आ गया। अब चुनाव मुझे लगता है 7-8 महीने में हो सकते हैं, लोकसभा के चुनाव। तो मुझे समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रस्ताव मिला, जिसमें अभी चीफ मिनिस्टर अखिलेश यादव जी हैं उत्तर प्रदेश में, उनकी तरफ से प्रस्ताव आया। तो अब मैंने देखा कि अब ये सही वक्त है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का टिकट लेने का, क्योंकि लोगों ने प्यार भरपूर दे दिया, घर घर जाना जाता हूँ, लोग मुझे अपनी फैमिली मेम्बर की तरह ट्रीट करते हैं, पूरे देश में और हिंदुस्तान के बाहर भी, चाहे अमेरिका हो चाहे कनाडा हो, वहाँ लोगों को भरपूर प्यार है। जिस तरह से वहाँ से मुझे मेल्स आती हैं, या मैं कभी लाइव शो करने जाता हूँ, लोगों का जिस तरह से मेरे शोज़ हाउसफुल होते हैं, तो मुझे लगता है एक ज़िंदगी में जो मिलना चाहिए था उससे ज़्यादा लोगों ने मुझे दे दिया। तो अब क्यों ना कुछ समाज को लौटाए, जो मुझे मिला है वही लौटा दिया जाए। तो प्यार तो लौटा नहीं सकता, प्यार तो मैं अपने पास रखूँगा लेकिन मुझे लगता है उनके काम करें, ठोस काम करें। तो फिर मैंने इसको कानपुर से इस टिकट को एक्सेप्ट कर लिया है, और लेकिन कॉमेडी कभी छोड़ेंगे नहीं,
और इसको बैलेंस करेंगे, किस तरह से बैलेंस बिठा पाए, दोनों काम करेंगे। नहीं ये कुछ नहीं, मैंने जो कुछ टीवी शोज़ किए हैं, टीवी सीरियल्स किए हैं, उनके वर्किंग स्टिल्स हैं। ये बस हमारे बच्चों ने कलेक्ट किया है और कलेक्ट करके उसको इस तरह से लगा दिया, राजू बहुरूपिया और बच्चों की बात चली तो मैं ये भी बताऊं कि मेरे 2 बच्चे हैं, वाइफ हैं वो शिखा और बेटी का नाम है अंतरा और बेटे का नाम है आयुष्मान। अंतरा का जिक्र ख़ास तौर से इसलिए करूँगा, ये फ़ोटो आप देख रहे होंगे, इंडिया के प्रेसिडेंट कलाम साहब, और ये हमारे प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। ये दोनों से मेरी बेटी प्राइज़ ले रही है, मेडल ले रही है। ये है तो मेरी डॉटर को नेशनल ब्रेवरी अवार्ड मिला है, बाल वीरता अवार्ड, और ये राष्ट्रीय अवार्ड होता है, ये 26 जनवरी को दिया जाता है बहादुर बच्चों को। तो हुआ ये था कि जिस तरह से मैं ज़मीन से जुड़ा हूँ, जहाँ से आया हूँ वो कभी भूला नहीं मैं। इस तरह से मेरे ऑफिस में ये था कि हमने कह रखा था जो भी आए वो चाय पी के जाना चाहिए, दोपहर का टाइम है, जो आए वो खाना खा के जाना चाहिए, हर आदमी इंटरटेन होना चाहिए मेरे ऑफिस में, ये मैंने कहा हुआ है सबसे। लेकिन अच्छाई में कहीं ना कहीं बुराई होती है, इसी बात का फ़ायदा उठा के कुछ लोग आ जाते थे मेरे यहाँ, कुछ बदमाश थे, रॉबर्स। तो उन्होंने वो आते थे आराम से, आते हो जाते थे, तो पूरा उन्होंने वॉच रखा मेरे ऊपर, कब आते हैं कब जाते हैं। तो उन्होंने दोपहर को एक हमारे घर पे अटैक कर दिया था, 6 पीपल्स गैंग, हाथ में उनके चॉपर और कट्टा बोलते हैं पिस्टल को, वो सब लेके आए थे और घर में अटैक किया था। तो उससे मेरी डॉटर, जो कि उस वक्त सिर्फ 12 साल की थी, तो थोड़ी बड़ी हो गई है, तो वो उनसे लड़ी और वो अनजाने में एक से उसने पंगा ले लिया, उसके हाथ में काट वाट के और कहाँ उसमें पैर के, उसके दोनों पैर के बीच से निकल गई और अपने आप को उसने पहले सेव किया, अपने आप को सुरक्षित करके, सिक्योर करके, फिर उसने पुलिस को बुलाया और फ़ोन किया। यहाँ ये विंडो है, यहाँ से लटक के उसने आधी बॉडी नीचे डाल के बचाओ 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 चिल्लाया। कुछ लोग आए, फिर पकड़े गए, लंबी स्टोरी है, केस चला। हम कभी कोर्ट नहीं गए, वो कोर्ट चक्कर लगाने पड़े। पहचान परेड होती थी, सब गुंडे खड़े किए जाते थे लाइन से, हमें पहचानना होता था आर्थर रोड में, वो पहचानते थे, वैसे घूरता था ऐसे, कोर्ट में जाना पड़ता था। वो हो गया, वो तो अलग। उसके बाद हमें पेशी की भी होती थी, डेट्स होती थी, सुनवाई होती थी, वो पुलिस उनको हथकड़ी डाल के लाती थी, वो सामने बैठे होते थे, हम इधर बैठे होते थे, फिर सुनवाई चलती थी, वो घूरते थे ऐसे। तो उनको जेल हुई, सब जेल में हैं और 8 साल की सज़ा हुई, उसमें हम लोग बच गए, तो इसलिए ब्रेवी अवार्ड मिला उसको। हमारी वाइफ ऐसे तो हाउस वाइफ है, और लेकिन अगर मैं कहूँ कि जो मेरी साफ़ सुथरी कॉमेडी है, इसमें उनका हाथ इस तरह से है कि वो जैसे कभी मेरा जोक थोड़ा सा आगे निकल गया तो फिर वो ये मत सुना, जस्ट एडिट दिस। और बच्चों को संभालती हैं, अच्छे से घर कैरी कर रही हैं, इसलिए मैं बाहर मज़े से और विदाउट टेंशन मैं ट्रेवल करता हूँ, अपने आइटम्स बनाता हूँ, लिखता हूँ, ये सारे गैग्स जमा करता हूँ और बड़े मज़े से काम कर पा रहा हूँ। फिर धीरे धीरे मेरे समझ में आ गया कि, और ये किसी ने बताया नहीं, खुद ही निर्णय लिया, इसमें इसी को शायद गॉड गिफ्ट कहते हैं,
मुझे समझ में आ गया कि दूसरे की मिमिक्री करते रहेंगे तो अपना नाम नहीं हो पाएगा खुद का, आप लुक लाइक बन के रह जाएंगे, किसी के शेडो बन के रह जाएंगे। तो मैंने कुछ साल उनकी मिमिक्री करने के बाद धीरे धीरे उसको कम करके फिर मैंने अपनी बातें करनी शुरू की। उसमें उसमें गजोधर आया, उसमें मनोहर आया, मिश्रा आया, यादव आया, ये कैरेक्टर्स बने। लालू प्रसाद की फिर मिमिक्री, फिर मुलायम सिंह की, आजकल राहुल गांधी की मिमिक्री कर रहा हूँ। तो ये सब करते करते तो अब जब वैरायटी मैं दे पाया पिछले 10 साल से, तब वो लुक लाइक बच्चन जी का वो निकला और राजू श्रीवास्तव ठीक से स्टैंपिंग हुआ। हाँ, लेकिन मैं शुरुआत नहीं भूलूँगा। अमित जी की कभी फरमाइश आती है या कुछ आती है तो मैं ज़रूर बीच में ज़रूर सुनाता हूँ, या तो शो उनकी आवाज़ से बिगिन कर लेता हूँ या उनके डायलॉग से शो को ख़त्म कर लेता हूँ। ठीक है। और जैसे मैंने बताया कि पहले उनसे मिलने का, हाथ मिलाने का एक सपना था, फिर बाद में वो दिन आया जब वो मेरे बारे में कई बार टीवी पे बोलते नज़र आए कि मैं जब घर पे परेशान होता हूँ या थका हुआ आता हूँ तो मैं चैनलों में राजू श्रीवास्तव को ढूंढता हूँ। तो मुझे जब मिलते हैं तो बहुत तारीफ़ करते हैं। फिर उन्होंने अब मुझे उनके बंगले के बाहर खड़े नहीं रहना पड़ता है। अब वहाँ से जब भी जैसे कॉल आता है होली में बुलाएंगे या अपने जन्मदिन में बुलाते हैं, तो ये भी एक मेरे लिए अचीवमेंट की तरह है। अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री थे तो भी उन्होंने एक बार बीमार हुए थे तो उस समय उन्होंने मेरे कैसेट्स सब मंगाए थे कि मैं हॉस्पिटल में बेड पे बैठे बैठे सब देखूँगा। ऐसी तमाम बातें जीवन में आई और लोग एहसान हैं ऊपर वाले कर्म। सबसे पहला मैसेज तो ये कि अब सिर्फ अगर इस फील्ड में आ रहे हैं तो सिर्फ फिल्मों के पीछे अब ना भागें, फिल्म स्टार बनने का ना सोचिए, ये स्टैंड अप कॉमेडियन बने, इसमें लोग हंसाइए। जितना हंसाएंगे तो पुण्य भी मिलेगा, पैसे तो मिलेंगे ही। और हंसना हंसाना ये एक स्लोगन रखिए, नारा जीवन का, हंसते रहिए, हंसाते रहिए। और रही बात, वो तो मैंने अभी बताया कि बगैर पॉलिटिक्स किए, बगैर अपना ग्रुप बनाए हुए, बगैर कोई तिकड़म किए हुए, अगर आप सीधा स्ट्रेट चलें और एक ही को टारगेट रखें अपने काम को, तो आपको कोई हिला नहीं सकता, मंजिल मिलनी मिलनी है। उसके बहुत सारे तो बड़े बड़े उदाहरण हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं भी हूँ कि जिसका कोई नहीं था और आज बहुत लोग हैं मेरे साथ। तो आप भी लोगों का प्यार हासिल कर सकते हैं और लोगों के काम आ सकते हैं, जो चाहे वो कर सकते हैं, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं। जो हंसे उसका घर बसे, जो हंसे उसका घर बसे, और जिसका घर बसे उससे पूछो बाद में हंसे। अब जैसे बहुत सारे लोग पूछते हैं मुझसे कि इस फील्ड में कैसे आ गए, इस प्रोफेशन में कैसे आ गए, तो आपके घर से कोई है क्या? तो मैं आपको बताऊं कि मेरे पापा वो हास्य कवि थे, कवि सम्मेलन में जाते थे और अभी नहीं रहे वो, 1 साल पहले वो ऑफ हो गए। और वो मंच पे कविता पढ़ते पढ़ते ही ख़त्म हो गया। एक हाथ में माइक था और एक हाथ में डायरी थी, ऐसे पढ़ रहे थे और पढ़ते पढ़ते ऐसे कुछ अटैक आया और लिए ऐसे गिरे हुए थे, तो माइक यहाँ रखा हुआ था। और बहुत सारे लोग सोचे कि शायद ये कोई अदा होगी, और ऐसे करके मंच पे आया और सामने 5000 लोग बैठे हुए कि शायद ऐसे कुछ करेंगे फिर उठेंगे, शायद कोई स्टाइल होगी। तो वहीं पे उनकी डेथ हो गई। कानपुर के पास एक जगह उन्नाव, उस वक्त वहाँ कवि सम्मेलन चल रहा था, तो लाइव
ये सब चैनल में आ रहा था, तो लोगों ने उनकी डेथ लाइव देखी। वो उनका नाम अब तो स्वर्गीय रमेश चंद्र श्रीवास्तव, और कवि सम्मेलनों में उनका टाइटल था बलई काका। तो बलई काका के नाम से कविताएं करते थे। ये उनकी इस तरह की कई किताबें दुकानों में मिलती हैं। एंड अवधी भाषा में ज़्यादा होती थी। अवधी जो लखनऊ की तरफ जो बोली जाती है, उस भाषा में कविताएं करते थे। और परिवार में और कहेंगे तो हम लोग 6 भाई हैं, 6 ब्रदर 1 सिस्टर। तो 6 में सबसे बड़े वाले हैं वो इंजीनियर हैं सिंचाई विभाग में लखनऊ में। उनके बाद वाले एयरफोर्स में हैं दिल्ली में। उनके बाद एक हैं उनकी कानपुर में ही जनरल मर्चेंट की शॉप है। उनके बाद मेरी सिस्टर है, वो कानपुर में ही शादी हुई उनकी, वो जीजाजी भी गवर्नमेंट जॉब में है। उसके बाद मैं हूँ। मेरे बाद मुझसे छोटा जो है वो कानपुर के आगे एक जगह, वहाँ वो ग्रामीण विकास बैंक में नौकरी करता है। उसके बाद जो सबसे छोटा है, मैं तो बीच में हूँ, 6 के बीच में, जो सबसे छोटा है दीपू श्रीवास्तव, वो मुझे फॉलो करते करते मेरी चीज़ें सुनते से कैसेट वगैरह से, ही ऑल्सो इन सेम फील्ड मेरी तरह, वो भी इस तरह के शोज़ में जाता है और कॉमेडी शोज़ उसके होते हैं। अभी जूनियर है वो, और लाफ्टर चैलेंज में भी वो था, कुछ एपिसोड में आया था दीपू। तो मेरे पास ही रहता था, मगर उसकी शादी हो गई, ये सब हो गया, उसका अच्छा चल रहा है। अभी उसने यहीं आगे मलाड में घर ले लिया। तो ये कह सकते हैं हम 6 भाइयों में 2 में शायद पापा का जीन्स आया होगा, शायद हंसाने का और लोगों के सामने परफॉर्म करने का।